क्या कमी रह गई कि हम नहीं जी पा रहे। कुछ उत्तराखंड में भी ऐसी लोग हैं, ऐसी जनजातियां हैं जो ऊपर के हिमालय में रहते हैं और उनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 से ऊपर है। जापान में कई सारी ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे लोग हैं जो 125 साल से ऊपर ऊपर जीते हैं। बहुत सारे लोग हैं, 135-36 साल के भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इतना कम हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? अगर हिंदुस्तान की देखें तो 66-67 साल है और बहुत सारे लोग इतना लंबा भी जी रहे हैं। 125 साल कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा। 2 लोगों की ज़िंदगी मिला दें तो भी 125 साल नहीं बनती है बहुत सारी केसेस में। तो हम कुछ बेसिक गलतियां कर रहे हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसके हमारा शरीर टॉलरेट करते करते और बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। जैसे मैं गाड़ी का एग्जांपल दे रहा था। आपने नया गाड़ी खरीदा और घर से निकलते हैं, घर से निकलते ही एक गड्ढा है जहाँ पे कीचड़ है, तो आप सुबह गाड़ी को साफ करके धो के निकलते हैं और उसके बाद में उस गड्ढे से गुजारना होता है, तो गाड़ी गंदी होनी ही होनी है। उसी तरीके से हमारा शरीर है कि हम सुबह का खाने से लेके रात के सोने तक बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। एक तो हमारे जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है वो चाय। जितना हम चाय खासकर दूध वाला ज़्यादा पिएंगे उसका नुकसान बहुत सारा होता है। उसमें एसिडिटी बनती है और एसिडिटी को मैनेज करने के लिए शरीर बहुत सारी मेहनत करता है। तो दूध वाली चाय की बजाय आप काढ़ा होते हैं बहुत सारे, आप अमरूद के पत्तों को बॉईल करके पी सकते हैं। लेमन ग्रास आपको आसपास में आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रीन टी भी अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आसपास की जो जड़ी बूटियां हैं उनसे काम चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे पीपल के पत्ते हैं, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड थिनर करना है, उनको ज़्यादा गाढ़ा खून है, तो वो सारी चीज़ें आसपास की जड़ी बूटियों से बिल्कुल आसानी से संभव है। और दालचीनी, लौंग, इलायची ये सारे हमारे घरों में होती हैं, तो हम उनका भी काढ़ा पी सकते हैं। तुलसी का पौधा सबसे उत्तम माना जाता है, तो उनका भी हम खाना पीने में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में एक द ग्रेट चाइना स्टडी करके स्टडी हुई है, वो बहुत 80-90 साल स्टडी चली और अब भी चली रही है। उसमें चाइना के बहुत सारे लोगों पे स्टडी करके और पूरी दुनिया के हर देश में स्टडी करके ये पता किया गया कि गलतियां क्या करते हैं हम लोग खाने पीने में। तो बाकी दुनिया को छोड़िए, हम अपनी बात करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम रोटियों पे बड़ा फोकस करते हैं और आज के दिन गेहूं की रोटी हर घर में पकती पकती है। और गेहूं में इतने सारे अजीब अजीब तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को मैनेज करने पड़ते हैं। गेहूं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा। अगर आप में से किसान हैं तो पता ही होगा कि गेहूं उगाने में बहुत सारे लोग हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। हर्बिसाइड वो केमिकल है जो बाकी जो घास फूस है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है और गेहूं का पौधा उनको खींच लेता है अपने अंदर। और जब हम उनको खाएंगे तो वो ऐसा जहर होता है जो 100-200 साल भी प्रकृति में नष्ट नहीं होता है आसानी से, और 10-12 साल तो वो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे केमिकल डाल के अगर हम खाना खाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपका ग्रुप बहुत बढ़िया है, इतने सारे लोग हैं, इसमें 2-4-5 किसान हैं, तो वो उनको बोलें कि आप उगाएं और हम आपसे ख़रीदना चालू कर देंगे, तो वो जैव मुक्त खेती कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे आसान और सुपर टेक्निक है। एक टेक्निक है पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पिकनिक मॉडल। तो आप उसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे, उसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। उसमें आपको यूरिया, डीएपी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, न जहर डालना है, और पानी भी 80% बचता है। तो फिर आप उस तरीके से किसान कम्युनिटी बना के और आपस में ख़रीदना चालू कर सकते हैं। फिर दोबारा से आते हैं सेहत पे। तो हमारी डाइट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है दूध। सब लोग पीते हैं दूध, और ज़्यादातर हमारे पास गाय भैंस ही हैं, गाय भैंस का ही दूध पीते हैं। तो जो गाय भैंस का दूध है वो अमृत है, बहुत बढ़िया दूध है, बहुत सुपर क्वालिटी होता है उसका। लेकिन गाय ने या भैंस ने आपके लिए वो दूध नहीं दिया है, वो अपने कटड़े या बछड़े के लिए दिया है। तो जो उसकी सबसे शुद्धतम वैल्यू है वो अपने कटड़े और बछड़े के लिए है। अगर आप सोचें कि गाय भैंस का दूध पी के आपको जो उसका अमृत वाले गुण हैं वो आपको मिलेंगे, तो वो नहीं मिलते हैं, इसका उल्टा होता है।
और आज तक जो हमें पढ़ाई लिखाया गया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई दूध से, या आपके डॉक्टर बोलते हैं कि उसमें कैल्शियम मिलता है, तो इसका उल्टा है। दूध से कैल्शियम ड्रेन होता है। बचपन से 50 साल की उम्र तक आप दूध पीते हैं, उसके बावजूद अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, बुनियादी गड़बड़ किया है। अगर 50 साल दूध पीने के बाद में भी आपका कैल्शियम पूर्ति नहीं हो रहा है तो कब होगा? तो जो गाय या भैंस का बछड़ा पैदा होता है 12 किलो से लेके 18 किलो के आसपास का, तो सपोज 18 किलो का पैदा हुआ और वो साल के अंदर अंदर 1 क्विंटल, सवा क्विंटल का हो जाता है। तो 1 सवा क्विंटल का होने के लिए उसको ग्रोथ हार्मोन चाहिए, ऐसे उसको न्यूट्रिएंट चाहिए जो बहुत तेज़ी से उसको बढ़ाने में मदद करें, उसके मसल मास को बहुत तेज़ी से बढ़ाए। तो उसके लिए गाय भैंस का दूध होता है और उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रोथ हार्मोन हैं, ऐसे उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और इस तरीके के उसमें चीज़ें हैं कि अचानक से उसके शरीर को वो बढ़ा देता है। तो अगर हम वो दूध पिएंगे तो हमारा शरीर या तो 5-6 गुना बढ़ने के लिए तैयार हो। तो अगर आप बहुत हैवी होना चाह रहे हैं या बहुत जल्दी आपका शरीर बढ़ जाए या 6 गुना वजन हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ज़्यादा दूध पीने से क्या होगा कि आपका शरीर उसको सही में मैनेज करता है और लगभग 35-40 की उम्र में आके रेजिस्टेंस चालू करता है। तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, किसी को फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगी, किसी के घुटनों में स्टिफनेस आएगी, किसी की जो मसल हैं वो टाइट हो जाएंगी। जैसे नॉन वेजिटेरियन खाना है, गाय भैंस का दूध भी उसके अस्थि मज्जा से बनता है, वो भी काइंड ऑफ नॉन वेज ही है। तो उसको जितना ज़्यादा हम पिएंगे, घुटने खराब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे और शरीर के किडनियों पे और बाकी अंगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मिल्क को आज की जो रिसेंट स्टडीज़ है वो बोला जाता है कि ये एक न्यू पॉइजन है, एक नए किस्म का दिक्कत वाला जो चीज़ है वो ये है। ये हमारी डाइट में डाला गया स्कैंडिनेवियन कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा बड़ी गाय बनाने की कोशिश में लगे हुए थे क्योंकि उनको मीट खाने की आदत है। लेकिन उनसे गाय ऐसी बन गई जो दूध बहुत ज़्यादा देती थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया भर के सिलेबस में ये बात डलवाया कि आप दूध ज़्यादा पियो। आप कृष्ण भगवान की बात करें या जो भी हमारे एंशियंट लिटरेचर है उसमें देखेंगे डायरेक्ट दूध पीना किसी कहीं पे आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। या तो आप मक्खन खा रहे हैं या लस्सी पी रहे हैं तो आप उसको दूध को शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट को, लेकिन थोड़ा रोटी चौपड़ने के लिए इस्तेमाल कर लिया और लस्सी आप ले सकते हैं। दही पीना है तो उसमें नमक डाल के नहीं, शक्कर डाल के उसको ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में करते रहें इसको। इसके बाद में ज़्यादातर लोग टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं कि भाई 7 बज गए तो ये खाना खा लेते हैं, 10 बज गए तो रोटियां खा लेते हैं, फिर इतना दोपहर को एक बार थोड़ा सा कुछ और खा लिया। तो जब तक हम टाइम के हिसाब से खाएंगे, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें सर्केडियन और अर्केडियन 2 रिदम्स होती हैं, वो कभी भी सेट नहीं होंगी। जैसे अभी आप लोग योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही गजब की चीज़ है, लेकिन उसके साथ में आपको डाइट पे अगर काम नहीं किया तो इसका असर आधा या उससे भी कम होगा। तो आप सर्केडियन और अर्केडियन रिदम को सेट करने के लिए सुबह उठ रहे हैं, ये परफेक्ट चीज़ है। बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों को, सुबह उठ गए बहुत सारा काम उससे ही हो गया, लेकिन उसके बाद में जो आपका डाइट प्लान है वो आप आज जैसे यूज करके देखिए कि जब तक आपको अच्छी खासी भूख ना लगे तब तक कुछ ना खाइए। तब तक आप नींबू पानी पीजिए या कोई भी जो कुछ भी पीने का ज़रूरत नहीं है, खाली पेट रहिए। और जब तेज़ भूख लगे तब आप खाना खाइए, और वो भी 80% पेट भर के। ऐसे नहीं कि भूख लग गया अभी डबल डोज ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो स्टोमक के बैक्टीरिया हैं वो जागृत हो जाएंगे। जैसे जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर, वो एक गलत तरीका, वो सारी थ्योरीज डिस्प्रूव हो चुकी हैं। हमारा जो पेट है उसमें इतनी लंबी चौड़ी नॉलेज है, उसके अंदर अपना दिमाग है एक, और वो दिमाग क्या करता है, वो अपने दादा परदादा और पिछली सैकड़ों जनरेशन की मेमोरी उसके अंदर है। उसके अंदर बैक्टीरिया है। जैसे बहुत सारे लोगों को ने सुना होगा अपेंडिक्स निकाल के फेंक दो, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो धरोहर है। अपेंडिक्स में ऐसे बैक्टीरिया जो आपको अपनी मदर से मिले हैं, उनको अपनी मदर से मिले हैं, उनको अपनी मदर से, तो सैकड़ों जनरेशन का पुराना डेटा है उसमें।
और वो बैक्टीरिया आपके पेट को कभी भी रीसेट कर सकता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री सेटिंग रीसेट किया और मोबाइल नए जैसा हो गया, उसी तरीके से हमारे स्टोमक में बैक्टीरिया है। डॉक्टर जो अंग्रेजी दवाइयों वाले डॉक्टर हैं खासकर, वो निकालने की बात करते हैं उसको, वो गलत तरीका है। तो जो पेट की मेमोरी है उसका इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब आप पेट से पूछेंगे कि उसको क्या चाहिए। एक तो है कि बचपन से आज तक हमारी ट्रेनिंग हो गई कि आप इस टाइम रोटी खा लीजिए, इस टाइम चाय पी लीजिए, इस टाइम बिस्किट खा लीजिए। जब तक ऐसा चलेगा तब तक पेट के बैक्टीरिया स्लीपिंग मोड में रहेंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारा शरीर है वो 90% बैक्टीरिया है और 10% हम हैं। एक कोरोना का ड्रामा इतना लंबा चौड़ा चल रहा है कि हम बैक्टीरिया मार देंगे, वायरस मार देंगे। क्या आप अपने 90% शरीर को मार सकते हैं? और जो वायरस बैक्टीरिया है वो शेयर्ड चीज़ है। यहाँ पे कोई छिपकली है, कोई मच्छर है, कोई कुत्ता घूम रहा है, कुछ भी है, उनके वायरस और बैक्टीरिया इसी हवा में तो घूम रहे हैं और वो एक दूसरे के पास में आएंगे और एक दूसरे की मेमोरी जो बॉडी की है वो स्ट्रॉन्ग करके चले जाएंगे। वो कोई नुकसान नहीं करते हैं और वो अच्छे हैं। जब बल्कि कई देशों में ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने साफ़ सफाई रखा और उसके नुकसान बहुत सारे हुए। तो जो वायरस और बैक्टीरिया हैं वो अच्छे हैं। ये आपको गलत जानकारी दिया जा रहा है कि वायरस से मर जाएगा, बैक्टीरिया से मर जाएगा। हमारा शरीर अगर 90%, मैं विनोद हूँ 10% विनोद हूँ, 90% बैक्टीरिया हूँ। अगर 90% मेरा हिस्सा बैक्टीरिया है तो आप उसको एंटीबायोटिक दे के कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उसका वज़न चाहे 4-5 किलो है, लेकिन उसका जो बॉडी का वॉल्यूम है उसमें 90% हिस्सा बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया जो भी हम खाना खाएंगे उसके साथ में मिल के, और ह्यूमन बॉडी इतनी गजब की चीज़ है कि जैसे आपने यहाँ पे केला रखा है, आपने वो केला खाया तो वो आपका शरीर बन गया। इतना गजब की चीज़ है हमारा शरीर। आपने रोटी खाया, रोटी आपका शरीर बन गया। तो हमारा शरीर कुछ भी चीज़ को लेके उसको अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं, अस्थि मज्जा, वो सब कुछ बना लेता है। और जो स्टोमक के बैक्टीरिया है उसकी मेमोरी बहुत लंबी चौड़ी होती है। अगर उसको पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, अपने शरीर से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा, आपका शरीर दीर्घायु होगा। और आपको कोरोना वगैरह तो ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, किसी भी किस्म के वायरस, बैक्टीरिया या बीमारियों से आपको कभी लड़ाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने गाड़ी बहुत अच्छा खरीदा लेकिन उसमें मोबिल ऑयल या तो डाला नहीं या बहुत घटिया क्वालिटी का डाला, तो क्या होगा कि इंजन में फ्रिक्शन बढ़ेगा, घर्षण बढ़ेगा। और वो घर्षण जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आपकी गाड़ी डैमेज हो जाएगी, इंजन बर्बाद हो जाएगा। वही मसला बॉडी का है। आप ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिसका बॉडी के साथ में घर्षण है बहुत ज़्यादा। जैसे आप दूध ले रहे हैं या एग्स ले रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं या फिर ज़्यादा पका हुआ तला भुना खाना खा रहे हैं, ये सारा घर्षण पैदा करता है बॉडी में। और जो बैक्टीरिया की मेमोरी है उससे मैच नहीं करता है। मैच नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपका स्कूटर पेट्रोल से चलता है तो आप डीजल तो नहीं डालते हैं या फिर मिट्टी का तेल तो नहीं डालते हैं, चल तो जाएगा कुछ देर लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलेगा। या उसमें आप जेट फ्यूल डाल दें, जेट फ्यूल हवाई जहाज़ वाला तेल अगर स्कूटर में डालेंगे तो हो सकता है 5-10 किलोमीटर बहुत तेज़ी से दौड़े, उसके बाद उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। तो वही हम अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं। या तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा हैवी चीज़ें दे रहे हैं जैसे दूध है, या उसको ज़रूरत से बहुत कम दे रहे हैं जैसे पका हुआ खाना है, तो वो बैलेंस नहीं बना पाता है। और जब बैलेंस नहीं होगा तब हमारे शरीर में बहुत सारी कोई ना कोई प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। शरीर में मोटापा जो आता है उसका सबसे बड़ा कारण आज के दिन है, और इंडियन में, खासकर नॉर्थ इंडियन में, जो पेट के आसपास में चर्बी बढ़ती है वो दूध और गेहूं के कम्बिनेशन से बढ़ती है। एक स्टडी है, उसको द व्हीट बेली नाम से स्टडी है, कि जो आपका शरीर है उसमें गेहूं का क्या रोल है। जब आप ज़्यादा गेहूं खाते रहेंगे तो आपको व्हीट बेली हो जाएगा, मतलब पेट के आसपास में चर्बी बहुत ज़्यादा जमा होनी चालू हो जाएगी। और ये चर्बी अगर किसी को पेट के आसपास में हो रही है या किसी को आसपास में कहीं पे हो रही है तो वो आपके सांस लेने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रहेगी, हमेशा कोई ना कोई उसमें ऐसा दिक्कत आता रहेगा कि वो स्लो हो जाएगी। तो आपके स्टोमक के बैक्टीरिया को जगाने का एक ही तरीका है, और उसके ऊपर, और ये हिंदुस्तान का तरीका है, अपने देश का, अपने कल्चर में इतनी गजब की चीज़ें हमने ईजाद की हुई हैं और उनको सजा के थाली में विदेशियों को दे दिया। और हमने टेलीविज़न के माध्यम से जो कचरा बेचा जा रहा है
देखो, टेलीविज़न में जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है खाने के बारे में, चाहे वो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या कोई पैकेट वाला खाना कुछ भी आ रहा है, वो घटिया खाना है, ख़राब खाना है, गंदा खाना है। उसकी वजह से हमारे देश में लाखों की संख्या में लोग बीमार होते हैं, करोड़ों की संख्या में। तो जो विदेशी हैं वो हमारा अच्छा ज्ञान लेके अपने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और हम विदेशियों का कचरा लेके यहाँ पे डंप कर रहे हैं। विदेशियों की दवाइयाँ लेके यहाँ पे डंप कर रहे हैं, जिसकी दवाइयों की वजह से भी हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की जान जाती है। तो अगर हम ये घटिया चीज़ों का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो अभी हाँ, वो आ रहा हूँ मैं सब पे। तो शरीर में घर्षण कम करना है, पेट से पूछना है कि उसको क्या चाहिए और उसके बैक्टीरिया को जागृत करना है। जैसे मैंने बहुत दिन से योग नहीं किया था, आज आके चालू किया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जब आप रेगुलर चालू कर देते हैं तो आपके लिए शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि आपका शरीर नेचुरल तरीके से उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे कुछ ऐसे पुरातन अनाज हैं जिसके हमारे दादा परदादा या उनके सैकड़ों जनरेशन पहले खा चुके हैं, और उन अनाज को हमारी डाइट से जानबूझ के गायब करवाया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। क्योंकि जो कंपनियां आपको खाने की आदतें बेच रही हैं, वो कंपनियां आपके फसलों के बीज बेच रही हैं, वही कंपनियों के हॉस्पिटल हैं, उन्हीं कंपनियों की दवाई मैन्युफैक्चर करने की, जो जहरीली दवाइयाँ हमारे डाइट में ज़बरदस्ती इन्होंने लगाया है, वो कंपनियां वो दवाई भी बनाती हैं। वही कंपनियां जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो केमिकल इस्तेमाल हुआ था लोगों को मारने के लिए, हिटलर का नाम सबको पता होगा, वो सारे केमिकल आज के दिन खेती में इस्तेमाल होता है, चाहे वो एजेंट ऑरेंज हो या 2,4-D है या जो आप नाम लें। वो केमिकल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने बना लिए थे आदमियों को मारने के लिए, लेकिन 4 साल में वो लड़ाई ख़त्म होगी। तो अब उन फैक्ट्रियों का, उस केमिकल का, उस सिस्टम का करें क्या? उन्होंने ईजाद कर लिए, अभी इसका कुछ तो इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने पूरी दुनिया में जाके ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पे वो जहर बेचने चालू किए। और आज के दिन आप पंजाब में जाके देखेंगे, मैं बठिंडा में आसपास में रिसर्च करता हूँ कैंसर वगैरह पे, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं कि आपको कोई भी 40 साल के आसपास की महिला सीधी चलती हुई नहीं नज़र आएगी, उसके घुटने पूरी तरह जाम हो रखे हैं। वहाँ पे सबको कुत्ता खांसी हो रखी है, और भी 50 बीमारियाँ हो रखी हैं। कैंसर ट्रेन का आपने नाम सुना होगा, वो सारा ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पे उनको बीमार किया गया, वो थे नहीं बीमार। तो अगर हमें अपना शरीर बचाना है, और एक बात मैं और कहता हूँ कि आप सबको स्वार्थी होना चाहिए, सेल्फिश होना चाहिए। स्वार्थी जब होंगे तब आप अपने आप से बात करेंगे, अपनी बॉडी से बात करेंगे। स्वार्थी मतलब, स्व मतलब आप, और आर्थी मतलब अपना, आपका अर्थ निकालना। जिसने अपना अर्थ निकाल लिया वो ही तो अपनी बॉडी को समझेगा, वही अपने माइंड को समझेगा, वही अपने साइकी को समझेगा। वो अपने आप से बातचीत करके अपनी बॉडी के बैक्टीरिया क्या चाहते हैं, उसका शरीर क्या चाहता है, उसको कितना आराम, कितना काम चाहिए, वो सब समझेगा। तो जब आप स्वार्थी हो जाएंगे, स्वयं का अर्थ करना चालू कर देंगे, तभी आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं। जिसने अपने आप को नहीं जाना वो दूसरे को क्या जानेगा, दूसरे का क्या करेगा। वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं ऐसे लोग जो अपने आप को जाने बगैर दूसरे का कुछ करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि दूसरा इस तरीके से काम करे, लेकिन उसको पसंद है कुछ और आइडिया या कोई और तरीका। तो इसमें क्या मतलब है कि आपका गैप है, समझने में एक दूसरे को गैप है, क्योंकि आपने अपने आप को समझे बगैर या अपने फार्मूले जितना भी आपको समझ में आ रहा है वो दूसरे पे आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादातर घरों में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा इसी बात से होता है कि एक बंदे को लगता है कि मैं सुपर ज्ञानी हूँ और वो दूसरों को इम्पोज करता है कुछ ना कुछ। वो ऐसी लड़ाई झगड़ा समाज में होता है, और यही लड़ाई झगड़ा शरीर में होता है। तो जो हमारे सबसे अच्छे अनाज थे उनका नाम है कोदरा, कुटकी, रागी, स्वाक और हरी कुटकी। आप में से जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने तो शायद सुना हो इनका नाम, लेकिन यंग जनरेशन ने नाम नहीं सुना होगा। तो ये अनाज हमारे मूल अनाज हैं। इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी और डिटेल स्टडी हो रखी है कि कोई भी बीमारी हो, इन अनाज को ढंग से खा पी के आप शरीर को पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं। कोई मोटापा, चर्बी जमना या हार्ट की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, अगर है तो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे डॉक्टर खादर वली, वो इंडियन साइंटिस्ट हैं,
पूरी दुनिया में घूम घाम के उन्होंने सेहत के ऊपर ज़बरदस्त काम किया है और ये हमारे अनाजों के बारे में उन्होंने रिसर्च करके बताया है। तो डॉक्टर खादर वली की PDF हिंदी में और उनकी वेबसाइट पे सब मिल जाएगा, वो आप लोग पढ़ लीजिए जिसको भी ठीक लगे। अगर ये 5 अनाज हमें मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसके सेकंड लेवल के अनाज हैं बाजरा, अपना ये जौ, जवार, चना, चौलाई है, मूंग मसूर है, या बाकी जो दालें हैं वो भी, और आप बहुत सारे और भी इसमें होंगे, तो वो सारे अनाज भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ 4 लाइनों में, जो लाखों पेज की स्टडी है उनका 4 लाइनों में मैं समराइज करके आपको बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट भोजन आपके लिए क्या है। जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है फ्रूट्स, फल, जो आपके सीजनल और लोकल रीजनल फ्रूट होने चाहिए, आसपास में जो उगने वाले फ्रूट हैं। इस सीज़न में जो मिल रहा है, जैसे आपको संतरा मिल रहा है, किन्नू, मौसमी, पाइनएप्पल, ये खट्टे वाले फलों में आ गए, बेर मीठे फलों में आ गया, और भी आसपास में आपको बहुत सारे किस्म के फ्रूट मिल जाएंगे। तो वो फ्रूट आपको कंज्यूम करने चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छे हैं। तो फ्रूट को कब खाना चाहिए? सुबह से लेके, सुबह चालू करेंगे खट्टे फलों से, और दोपहर तक जितना ज़्यादा फ्रूट खा सकते हैं। जैसे आपका वज़न सपोज 80 किलो है तो कम से कम 800 ग्राम खाएं। अगर आपका वज़न 100 किलो है तो कम से कम 1 किलो खाएं। आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा आपका शरीर उनको धीरे धीरे अडॉप्ट करेगा। एक दिन में नहीं करेगा, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में पूरी तरह अडॉप्ट कर लेगा। और फिर आपका जो जितना कचरा अंदर जमा हो जाता है गेहूँ खाने की वजह से, दूध पीने की वजह से, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। उसके बाद में आती है सब्जियां। सब्जियां आप ट्राई कीजिए कि ऑर्गेनिक मिले, बिना जहर के मिल जाएं। आप कोई भी अपने आसपास के 2-4 किसानों को ट्रेंड कर लें और उनको ट्रेनिंग देना है, कुछ भी उनकी मदद करना है वो मैं कर सकता हूं। तो आप उनसे सब्जियां खरीदना चालू कर दें, उनसे फ्रूट्स वेजिटेबल खरीदना चालू कर दें, तो आपको जहर मुक्त मिलना चालू हो जाएगा। जैसे आपकी ऑलरेडी कम्युनिटी है, वो किसान यहाँ पे रख दे और अपने अपने आप पैकेट या झोला उठा के और उसको जो भी पेमेंट वो कर दें, तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो सब्जियां सबसे ज़्यादा केमिकल खींचती हैं, और जैसे गोभी, भिंडी, इन सब्जियों पे बहुत सारा केमिकल स्प्रे करते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मजबूरी में आप जो सोडा है अपना मीठा सोडा, उसको बाल्टी में डालें 2 चम्मच, और उसमें सब्जियां फ्रूट डाल के रखें आधे 1 घंटे तक, और उसके बाद में उसको आप खाने में इस्तेमाल करें तो काफ़ी सारे केमिकल उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो सेकंड लेवल पे है सब्जियां, पहला फ्रूट और दूसरी सब्जियां। सब्जियों में अगर आप उनको पका के खाते हैं तो उसमें मात्र 10-15% तत्व बचता है, और अगर उसको कच्चा खाते हैं तो उसमें आपके शरीर की क्लीनिंग जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत सारी ताकत होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सलाद खाना चालू करें। आप 2 प्लेट बना लें सलाद की। आपका वज़न 80 किलो है तो 800 ग्राम, 70 किलो है तो 700 ग्राम, या ये मिनिमम है। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका शरीर और जल्दी सुधरेगा। ये मानिए कि एक किस्म से आपके शरीर के लिए मेडिसिन है, दवाई है। तो जैसे मेरा वज़न 80 किलो है तो मैं 800 ग्राम सब्जियां हर रोज़ खाऊँ। खाने का तरीका क्या है, उसकी 2 प्लेट बना लिया, एक दोपहर के लिए, एक शाम के लिए, 400-400 ग्राम की 2 प्लेट सलाद के तौर पे। उसमें आप काला नमक, काली मिर्च, नींबू, या जो भी आपके आसपास में अवेलेबल हो, या कुछ भी ना डालें तो भी ठीक है। जैसे आज के दिन कोई बोलेगा कि ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, गाजर, मूली, शलगम 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो हो रखी है। ये इससे सस्ता कुछ नहीं होगा। ना आपको गैस जलाना है, ना घर वालों को तंग करना है, कुछ नहीं। आप जितना ज़्यादा खा सकते हैं उतना खाइए। 400 ग्राम तो मिनिमम एक बार में, अगर 80 किलो वज़न है, 400 ग्राम दोपहर को, 400 ग्राम शाम को। इससे क्या होगा कि आपकी इंटेस्टाइन जो कि तकरीबन 22-23 फीट लंबी है, उसमें जमा हुआ सारा कचरा वो साफ़ करती हुई, क्लीन करती हुई उसको बाहर निकाल देगी। और जब वो कचरा बाहर निकल जाएगा तो आपको 2-3 हफ्ते में आपका शरीर बिल्कुल लाइट वेट नज़र आएगा। आपकी आंखों की रोशनी बढ़नी चालू हो जाएगी। बाल भी अगर सफ़ेद हैं तो काले होने चालू होने की पूरी संभावना है। और फोड़े, फुंसी, चमड़ी का कोई भी रोग है वो आपको कुछ एक दिनों में गायब होते हुए नज़र आएंगे। तो जब आप ये प्रोसेस चालू करेंगे तो आपका शरीर बहुत ही लाइट और ऐसा फील होगा कि आपका शरीर में कोई भी व्याधि है ही नहीं।
और आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बीमारियां ख़त्म हो गई या आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर में। जब भी आपको बॉडी लेसनेस का फीलिंग हो कि मेरा शरीर है ही नहीं, ऐसी फीलिंग हो, तो आप समझिए कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। अगर आपके शरीर को होने का एहसास हो तो वो तभी होगा जब आपको कहीं पे दर्द हो, कहीं पे सेंसेशन हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे अभी हम बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं नज़र आएगा कि हमारी बॉडी नीचे एग्जिस्ट करती है। हमारा फोकस, हमारा ध्यान एक जगह पे है और नीचे अगर किसी को कहीं पे दर्द नहीं है तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा शरीर भी एग्जिस्ट करता है। तो इस सिचुएशन पे आने के लिए आप पहले फ्रूट को चालू करें, फिर वेजिटेबल को। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट भोजन बचता है वो है आपके स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मतलब उगे हुए अनाज। तो उगे हुए अनाज में आप मूंग, चना आसानी से अवेलेबल है, मोठ आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा मेथी दाने आराम से मिल जाएंगे। आप इनको उगा के या इनके छोटे स्प्राउट्स बना के जब वो उग जाते हैं छोटे छोटे 2-2 इंच के, तब आप अंकुरित करके भी उनके ऊपर से भी काट के खा सकते हैं या फिर आप सीधा ही उनको उगा के खा सकते हैं। दूसरे तीसरे दिन आपको बढ़िया अंकुरण हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जितना न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनमें पैदा हो जाता है। जब कोई भी अनाज सुप्त अवस्था में होता है तो उसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जब वो जागृत अवस्था में आ जाए, जब वो प्रकृति के साथ में चलना चालू हो जाए, तब उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हवा से, पानी से और प्रकृति उसको नियामत देती है। जैसे एक बीज है, पीपल का बीज आपने देखा होगा, इतना छोटा होता है कि नंगी आंखों से देखने में भी आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके अंदर बरगद का या पीपल का पेड़ छुपा हुआ है। जब आप उसको सही टाइम पे खाद पानी दे दिया तो वो विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाता है। मतलब उस छोटे से बीज में अपार संभावनाएं हैं और वही संभावनाएं जो बाकी अनाज है उसमें भी हैं, बशर्ते कि आप उसको ढंग से इस्तेमाल करना सीखें। तो अगर आप इसको स्प्राउट बना के खाएंगे तो आपके शरीर में किसी भी किस्म की न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी। स्प्राउट्स को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, 50 ग्राम हर रोज़ भी खा लिया तो काफ़ी है। और बढ़ते बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं कि बहुत महंगे जैसे मेवे हैं उनमें जाएंगे तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आप जो अंकुरित अनाज हैं वो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या हाइट नहीं बढ़ रहा है या उसको और कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उनको खिलाना चालू करेंगे तो बहुत जल्दी वो हेल्दी हो जाएगी। खाली पेट के बजाय दोपहर को ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा अच्छा है या थोड़ा सा शाम को। और उसमें आप प्याज टमाटर काट के डाल सकते हैं, उसमें काली मिर्च, काला नमक, नींबू, जो भी आपको टेस्टी बनाने के लिए उसको करना है वो आप कर सकते हैं उसको। चौथा लेवल है खाने का, वो है आपके नट्स, जैसे मूंगफली, चना, काजू बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये चौथे नंबर पे आते हैं लेकिन सबसे महंगे हैं। सबसे महंगे इसलिए हैं क्योंकि दूर के डोल सुहाने होते हैं, ये दूर उगते हैं। मूंगफली में और आपके अखरोट में या फिर बादाम में कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू का फ़र्क नहीं होता है, लेकिन कीमत उसकी ज़्यादा है क्योंकि वो दूर उगता है, मुश्किल से उगता है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है। तो कीमत के चक्कर में पड़ने का ज़रूरत नहीं है, हमें जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा आसानी से मिल जाए वो समझना है। तो जो भी मैंने बताया वो सबसे सस्ते अवेलेबल हैं, कोई आपको रसोई का खर्चा नहीं है उसमें, कोई गैस, और जितना कम गैस का इस्तेमाल आपके घर में होगा उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। जितना महिलाओं को कम खपाएंगे किचन में उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। जिस घरों में ज़्यादा महिलाएं किचन में रहती हैं, सारे दिन भुजिया तल दिया, पकोड़े बना दिए, पराठे बना दिए, चाय बना दिया, बिस्किट बना रहे हैं, कुछ भी सारे दिन बनाती ही रहती हैं, तो महिलाओं को जितना कम टॉर्चर करेंगे उतना सेहत आपकी ठीक रहेगी। ये भी एक किस्म का टॉर्चर ही है उनके साथ में ना, कि उनकी सारी ज़िंदगी किचन में निकल जाती है, अपने आप को योगा, मेडिटेशन और समझने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं उनको होता है इतना। राजेंद्र जी, यहाँ पे हम लोग इतने सारे बैठे हैं, मात्र एक महिला है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर 50% होना चाहिए उनको कम से कम, उनको क्यों नहीं यहाँ पे आ सकती हैं वो, क्योंकि उनको किचन संभालना है, बच्चों को तैयार करना है, उनका टिफ़िन तैयार करना है। अगर आप खाना सहज कर लेंगे तो उनका काम आप ये मानिए कि 80-90% कम हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप गैस का इस्तेमाल, रसोई गैस का मोदी जी ने इसीलिए दाम ज़्यादा किया, आप लोग समझते नहीं हैं बात को,
तो उस दाम को आप कंपनसेट इस तरीके से कीजिए, अपनी रसोई को, अपने शरीर को, अपने बॉडी को अलाइनमेंट कर लीजिए प्रकृति के साथ में। आपके जितनी भी शरीर में कोई दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो शरीर के बाद में आपका मन आता है, आपका इंटेलेक्ट आता है, आपकी जो बुद्धि है वो आती है, आपका जो माइंड सेट है वो आता है। उन सारी चीज़ों को अलाइनमेंट तभी कर पाएंगे जब आपका खाना साफ़ सुथरा होगा। मैंने विदेशों में घूमते वक्त महसूस किया कि बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन का आदत है वहाँ पे लोगों को, बहुत सारी स्टिफनेस होती है हड्डियों में। मुझे भी हुई है। मैंने भी थाईलैंड में जॉब ज्वाइन किया पहली बार, तो मुझे लगा कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाना बड़ा अच्छा है, टेस्ट करके देखते हैं। आदत लग गया और उसके बाद में धीरे धीरे बॉडी में जकड़न चालू हो गई। तो जो समंदर के किनारे रह रहे हैं उनके लिए फ़िश अच्छी हो सकती है, या फिर जो जहाँ पे हो रहा है, जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, हो सकता है उनके क्लाइमेट के हिसाब से उनकी बॉडी को सूट करता हो। लेकिन हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आसपास के 100-200 किलोमीटर में जो खाना उग रहा है वो हमारे लिए बेस्ट है। आपको 500 रुपये का आवाकाडो लेके खाने का ज़रूरत नहीं है, आपको बादाम काजू पे बहुत ज़्यादा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी ऐसे खाने पे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर उग रहा हो। तो जो आपका लोकल है, सीजनल है और रीजनल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और आपका जो बेस्ट डॉक्टर हो सकता है वो आपका किसान हो सकता है। आप फैमिली डॉक्टर रखेंगे तो इसका मतलब आप अपने शरीर को बोल रहे हैं कि तुम्हें संभालने के लिए कोई एक्सटर्नल बॉडी है और वो तुम्हें संभालेगी। मतलब आप एक तरीके से उसको इन्विटेशन रह रहे हैं कि बीमारियों के लिए। और जो डॉक्टरी की पढ़ाई है उसमें ज़्यादातर बीमारियों के बारे में पढ़ाते हैं, स्वास्थ्य के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। तो आप बीमार होना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो किसान के पास जाइए। अगर आप ढंग के किसानों को तैयार कर लेते हैं तो आपकी बॉडी को कभी भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन उस खाने को प्रोसेस जब हम करते हैं तो बहुत सारा गड़बड़ करते हैं। जैसे हम दूध को बच्चों को फोर्स करते रहते हैं, किसी भी बच्चे को दूध पसंद नहीं आएगा। आप एक फ्रूट रख दीजिए एक थाली में, एक में आप पका हुआ खाना रखिए, एक में आप कोई जानवर को रखेंगे, एक में आपने कुछ और अनाज या चीज़ें ऐसी रख दी, दालें रख दी सीधा, और आप एक छोटा बच्चा जो अभी खाना चालू किया है उसके सामने रखेंगे तो वो किस चीज़ को खाएगा सबसे पहले? फ्रूट्स को खाएगा। हाँ, या तो ऐसा तो नहीं गेहूं को उठा के उसमें मुंह में चबाना चालू कर देगा, या ये आपका दालें उठा के चबाना चालू कर देगा, या किसी जानवर को पकड़ेगा। हो सकता है खेलने के लिए पकड़ दे, लेकिन खाने के लिए वो सबसे पहले फ्रूट पे जाएगा। क्योंकि प्रकृति ने हमारे अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट दिया है, बेसिक बुद्धि दी है, और वो बताती है बच्चे को पैदा होते ही कि तुम्हारा सबसे अच्छा भोजन ये है। उसके पेट में वो सारे बैक्टीरिया उसकी मदर से मिले हुए हैं और वो उसको खाना चालू कर देता है। तो अगर हम अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट, बेसिक बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे तो बीमार होने के चांसेस नहीं हैं। और जो एल्यूमिनियम के बर्तन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत सारे किडनी के रोग होते हैं। जैसे आप सपोज कहीं से घी लेके आते हैं, आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का घी लेके आते हैं, लेकिन उस किसान ने जो कढ़ावनी है जिसमें दूध वो सारे दिन पकाता है, अगर वो एल्यूमिनियम की रखी है तो एल्यूमिनियम कंटेंट आपके घी में भी आएगा और वो आपकी किडनियों के लिए बहुत ख़राब कर सकता है। तो आप उन किसानों से बातचीत करके जहाँ से आप घी लेते हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि भाई आप मिट्टी की कढ़ावनी में का इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, या आप अपने घर में भी थोड़ा पका सकते हैं। घी का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है पहले नंबर पे तिल का तेल और दूसरे नंबर पे नारियल। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे आ जाते हैं, किसी भी जानवर को आप तंग नहीं करते हैं, आप बहुत ही धार्मिक किस्म के प्राणी हैं, आप बोलेंगे कि मैं नॉन वेजिटेरियन ये सब नहीं खाता, लेकिन दूध पीने की वजह से भी तो बहुत सारे जानवरों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनका भी ज़िंदगी जन्म बना देते हैं कि खुट्टे पे सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन हो जाते हैं दूध देने वाले पशु में, और वो आपके अंदर भी आएंगे। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे आ जाएंगे, फल सब्जियों पे आ जाएंगे, तो बहुत आसानी से आपको शरीर के साथ में आपका रिलेशनशिप बनेगा। तो सबसे अच्छा जो रिप्लेसमेंट है आपके घी का या दूध का, वो दूध तो आप किसी भी इन चीज़ों से बना सकते हैं, मूंगफली से, सोयाबीन से, नारियल से, इन सब चीज़ों से। तो घी का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है तिल का तेल और नारियल का तेल। तिल के तेल से आप रोटियां भी चौपड़ सकते हैं,
सब्जी में घी की तरह डाल के खा सकते हैं। और बहुत सारे इलाकों में, खासकर राजस्थान में, तिल और गुड़ खाने का बहुत रिवाज है। अगर किसी के घुटने में दिक्कत आ रहा है या हड्डियों में कोई दिक्कत है, क्योंकि दूध पीने से आपका शरीर की हड्डियां बढ़ना चालू कर देता है, तो घुटनों में कट कट की आवाज़ आना यंग लोगों में, तो ये होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है कि आप काले और सफ़ेद तिल मिला के 2-2 चम्मच खाएं और थोड़ा गुड़ खाएं साथ में, चबा के खाना है। तो जब आप ये खाना चालू करेंगे तो घुटने वगैरह, सारे जोड़ वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, सबको अंदर से नरिशमेंट मिल जाएगा। लेकिन एक और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग खाना ऐसे खाते हैं जैसे अभी आग बुझाने के लिए जाना है इनको, है ना, कि भाई अभी निपटाओ, थाली में डाला और अंदर किया फटाफट और भाग लिए। अगर ऐसा किया तो जो आपने खाना खाया है उसके लिए आपका पेट का बैक्टीरिया तैयार नहीं हुआ है और आपने उसको खाना पकड़ा दिया। तो ये ऐसा हुआ कि आपने घर में बच्चा सो रहा है, उसको बस आपने थोड़ा हिलाया, किताब पकड़ा दी, बल जल्दी पढ़ना चालू कर इसको, तो वो पढ़ लेगा क्या उसको उठने के लिए टाइम चाहिए, मुंह धोने के लिए टाइम चाहिए, वॉशरूम जाके आएगा, उसके बाद में थोड़ा नहा धो के फिर पढ़ना चालू करता है। तो हमारे स्टोमक के बैक्टीरिया को, उसको जो खाना मिल रहा है उसकी तैयारी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि खाने को जब चालू करें तो आप पहले तो जो आपके भाव हैं वो गुस्से वाले नहीं होने चाहिए। आप किसी के प्रति नफ़रत उस टाइम पे दिमाग में ना रखें। जिससे भी आपका लड़ाई झगड़ा है उनको माफ़ करें कि वो अपने रास्ते लगे, जहाँ जो उसको जाना है वो जाए। तो आप बहुत ही कृतज्ञता के साथ में कि जिसने खाना उगाया है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसने बनाया है उसका भी धन्यवाद करता हूँ। जब आप ऐसे भाव मन में भरने चालू करते हैं तो आपके बैक्टीरिया को पता लगता है कि अभी कुछ खास चीज़ें आने वाली हैं अंदर, और वो चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी जाना चालू हो जाती है। तब आप उस खाने को खाना चालू करेंगे तो उसको बहुत धीरे धीरे खाना है। खाने का नियम ये है कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं च्यू योर वाटर, ड्रिंक योर फूड। खाने को पीना है और पानी को चबाना है। खाने को पीना कैसे है? जब आप मुंह में लेके, अपने बुजुर्ग बोलते थे कि 32 बार चबाना चाहिए, आप चबा के देखिए मुंह में गायब हो जाएगा वो खाना। ऐसे इतना पतला बन जाएगा, इतना अंदर अपने आप कब चला गया आपको पता नहीं लगेगा। तो जितना ज़्यादा आप चबा के खाना खाएंगे उतने ज़्यादा मुंह की लार आपके पेट में जाएगी और बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएंगे, उतना जल्दी आपका शरीर उसको एक्सेप्ट करना चालू करेगा। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके, खासकर 32 बार तो चबाएं, और जब तक वो अपने आप अंदर नहीं चला जाए आप ज़बरदस्ती मत करें उसको अंदर जाने के लिए। तो ये पहले जब चालू करेंगे आप ये सिस्टम तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में आपको ट्रेनिंग हो जाएगा और उससे आपका समय का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। अभी आप 6 मिनट में खाना निपटा रहे हैं तो 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम, 3-4 मिनट तो आप अपने लिए दे ही सकते हैं एक्स्ट्रा। तो जब इस तरीके से आप खाना चालू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप यूजुअली 4 रोटियां खा रहे थे, अभी आपकी डाइट 2 पे आ गई और 2 में भी आप तृप्त महसूस कर रहे हैं। अब अपना पेट उतना ही खाना ले रहा है जिसको उसको असल में ज़रूरत है। पहले आप क्या कर रहे थे कि उसको ज़रूरत कितनी है उसका मतलब नहीं है, आपको जितना फीलिंग आ रहा है कि मेरा 4 का डाइट है तो 4-5 आपने खा के रेडी हो गए, तो ये नहीं करना है। फिर पानी जब हम पीते हैं तो ज़्यादातर लोग गटागट पानी पी के ख़त्म करते हैं, और जैसे घर में कोई पानी लेके आ रहा है तो वो खड़ा रहता है कि ये पानी ख़त्म करे, मैं प्लेट वापस लेके जाऊँ, गिलास वापस लेके जाऊँ, तो उसके चक्कर में और जल्दी करते हैं। पानी हमेशा मुंह में लेके कम से कम 1-2 राउंड मुंह में घुमाना है और फिर अंदर जाना चाहिए। लॉजिक यही है कि मुंह की लार में वो सारे बैक्टीरिया हैं जिनका पेट के साथ में दोस्ती है, और वो उसको एसिडिक बनाना है, अल्कलाइन बनाना है, उसको पेट के पीएच के हिसाब से मैच करना है, वो सारा सिस्टम उसको पता है। आपको किसी डॉक्टर या किसी साइंटिस्ट से पूछने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बना के जैसा उसको स्टोमक को चाहिए अंदर वो ले लेगा। जैसे आपको एसिडिटी है या किसी भी किस्म का खट्टी डकारें आती हैं, तो इस तरीके से आप पानी पी के देखिए, हफ्ते 10 दिन में वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में 2-4 मिनट और है। हाँ हाँ, यस यस। तो उसके बाद में आप जो फास्टिंग है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। फास्टिंग मतलब व्रत रखना, और हमारी जो व्रत रखने की विधियाँ थी उसके ऊपर जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिल चुका है। उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग।
उसने उसको सिस्टम में डाल के एक फार्मूला बना के दुनिया को दे दिया और उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया, जबकि ये हमारे बुजुर्ग सदियों से करते आ रहे हैं, है ना। तो करना क्या है कि आपके रात के खाने और सुबह के खाने के बीच में 14 घंटे से 16 घंटे का गैप होना चाहिए। उस दौरान क्या होता है कि शरीर आपका अपने आप को साफ कर रहा होता है, अपने आप के जो पाचक रस या जो भी भोजन आपने डाला है उसमें जो गंदगी निकलनी है वो पसीने के द्वारा निकलनी है, मलमूत्र के द्वारा निकलनी है, किसी भी सिस्टम से उसको बाहर निकालना है, उसको ठिकाने लगाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए वो लगा रहता है। अगर आप उस दौरान उसमें कोई और खाना डाल देंगे तो वो साफ सफाई का सिस्टम बंद करके उस खाने को फिर से देखेगा कि इसका क्या करना है। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि जैसे घर में महिलाएं पोछा लगाती हैं तो वहाँ पे ये मानो कि लैंडमाइन बिछती है, आप वहाँ पे कदम रखेंगे तो वो भड़क जाती हैं। वो क्यों भड़कती है? क्योंकि वो साफ़ सुथरा हो जाए, सूख जाए, उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सफाई करते ही उसमें और कचरा डाल दिया, फिर उसको साफ़ करेंगे उसके तुरंत बाद और कचरा डाल दिया, तो वो साफ़ हो ही नहीं सकता है। तो हमारे शरीर को तकरीबन 14 घंटे तो लगते ही लगते हैं। जो ज़्यादा मोटे हो गए हैं, हैवी हो गए हैं, चर्बी जम गई है, उनको 15, 16, 17 घंटे भी लगते हैं साफ़ होने में। अगर आप जो अभी मैंने बताया उस तरीके से खाना खाएंगे तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपको टॉयलेट में 1 मिनट से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो आप बीमार हैं, आपका पेट खराब है। अगर आपको पसीना ज़रूरत से ज़्यादा आता है तो भी बीमार हैं। अगर आपको नींद ज़रूरत से ज़्यादा आता है तो भी बीमार हैं। अगर आपके शरीर में से, मुंह में से दुर्गंध आती है तो भी बीमार हैं। अगर आपको उठने में सुबह बहुत ज़्यादा हैवीपन लगता है तो भी आपको कोई ना कोई बीमारी है, या ये लक्षण है कि अभी आपके शरीर में कोई बीमारी डेवलप हो रही है। अगर आपने उसको नहीं सुधारा तो दिक्कत हो जाएगी। और ये छोटे छोटे लक्षण हैं जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और डॉक्टरों को इनका कुछ पता भी नहीं है कि इनका करना क्या है। तो वो कोई बीमारी हो जाएगा तो आप मेडिसिन लेंगे और फिर उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से और 50 बीमारियाँ चालू कर देते हैं। तो इसका सिंपल इलाज ये है कि आप अपने शरीर को अलाइन कर लें। अगर आपको टॉयलेट में 1 मिनट से ज़्यादा समय लगता है, इसका मतलब है कि आपने बहुत सारा गलत खाना खाया है। अगर आप अपना खाना, जैसे मैंने बताया ये 4 लेवल, वैसे खाना खाना चालू कर देते हैं तो आपको 10 सेकंड से 30 सेकंड मैक्सिमम टॉयलेट में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको बैठने का ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बहुत सारे लोग अखबार लेके ही बैठ जाते हैं कि पढ़ के ही निपटा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो टाइम लगना है। तो और जो अंग्रेजी टॉयलेट सीट है वो आपकी सेहत के लिए भयंकर खतरनाक है। अंग्रेजी सीट की वजह से हिंदुस्तान में अरबों रुपया की दवाई बिकती है। अंग्रेज़ों ने जो हमें दिया है ना पैकेट में बंद कर करके, वो बेशक हमें देखने में या उसको यूज़ करने में अच्छा लगे, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बड़ा ख़राब है। उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दी हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जैसे अंग्रेज़ी टॉयलेट है, अंग्रेज़ी खाना है, अंग्रेज़ी पहनावा भी है, जैसे बहुत टाइट जीन्स या ऐसी चीज़ें हम पहनते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। ढीला कपड़ा अच्छा रहता है। तो जो अंग्रेजी टॉयलेट है उसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पे पेट साफ करने की दवाइयाँ बिकती हैं। और जब तक आप अंग्रेजी टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे तब तक पेट साफ नहीं हो सकता है, क्योंकि पेट के अंदर मैकेनिज्म ऐसा है कि उकड़ू बैठेंगे तो ही उसके जो अंदर का सिस्टम है वो लूज़ होता है, फिर आपका मोशन होता है। इसके लिए आप सुबह जो नींबू पानी है, काला नमक डाल के ये सब ले सकते हैं। तो मैं फास्टिंग का जिक्र कर रहा था। फास्टिंग आपको हफ्ते में 1 दिन करनी ही करनी चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ फास्टिंग के नाम पे क्या होता है कि चलो रोटियां नहीं खाएंगे, बाकी सब चीज़ें दबा देंगे, है ना, कि आज वो क्या स्वाद की खिचड़ी खाएंगे या 50 किस्म के फल या चूरमा बना के। ये व्रत नहीं है, व्रत करता है। वो करना इसलिए ज़रूरी हुआ कि बहुत सारे घरों में क्या होता है, खासकर गांव देहात में, कि फ्रूट्स या ऐसी चीज़ें महिलाओं को कम अवेलेबल होती थी, तो वो व्रत के नाम पे कम से कम उनको एक्स्ट्रा मिल जाता था। वो भी अपने आप में ठीक है। लेकिन व्रत का असली मतलब ये होता है कि या तो आप निर्जला व्रत करें कि जिसमें पानी भी नहीं पिएं, अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो थोड़ा पिएं, और लंबा फास्टिंग जितना कर सकते हैं, 24 घंटे का, 48 घंटे का या 72 घंटे का, वो हर किसी की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो आप उस तरीके से फास्टिंग कर सकते हैं।
एकादशी का व्रत के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए। एकादशी के व्रत करने का एक नियम होता है कि कम से कम आप 24 से 48 घंटे आप पूरी तरह से अपने शरीर को देंगे, और दुनिया की कोई बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर या आप जो बीमारी का नाम लीजिए, वो सब बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं जब आप फास्ट करते हैं। आपका शरीर को आप टाइम देते हैं, आप उसको एनर्जी लेने के लिए, प्रकृति के साथ अलाइन होने के लिए टाइम देते हैं, तो आपका जो भी शरीर में दिक्कत है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया में इन थेरेपीज़ के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे रिसर्च हो रहा है, लेकिन उसका वो रिसर्च आएगा 20 साल 50 साल बाद में कि भाई ऐसा करने से ये होता है। मैं आज ही बता रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे पहले पुराने गुरुओं ने भी बताया है ये सारी चीज़ें, कि आप फास्टिंग जितना ज़्यादा करना सीख जाएंगे उतना जल्दी आपके शरीर में कोई भी खराब तत्व बन रहा है, खराब सेल बन रहा है, कैंसरस एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कुछ भी हो रहा है, वो सारा चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, वो सारी अपने आप में ख़त्म होके, और प्रकृति के साथ हमें जो बेस्ट शरीर मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए कि अच्छा शरीर हो। तो क्या खाना है, आखिरी 1 मिनट और लूँगा मैं। क्या नहीं खाना है, आपको कोई भी सफ़ेद जहर नहीं खाना है। चीनी, मैदा, सफ़ेद नमक और रिफाइंड तेल और इस तरीके की जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो आपको नहीं खाना है। पशुओं से आने वाला कोई भी खाना, सफेद चावल है, हाँ चावल भी नहीं खाना, सफेद खांड है, सफ़ेद चावल भी नहीं खाना। जो चावल हैं वो आप जो मोटे राइस आते हैं, ब्राउन राइस आते हैं, छिलके समेत आते हैं, अनपॉलिश्ड आते हैं, वो खा सकते हैं और सब्जी के साथ। तो हाँ तो दूसरा हाँ ये कंप्लीट कर लेते हैं। सुनो तो उसके बाद में आपको पशुओं से आने वाला कोई भी भोजन अवॉइड करना है, चाहे वो दूध, घी, मक्खन हो, पनीर हो, या फिर आपका नॉन वेजिटेरियन खाना हो, या मुर्गियों से आने वाला कुछ हो। तो जितना ज़्यादा इनको अवॉइड करेंगे अपनी डाइट से, अगर आप 100% ख़त्म कर दें तो बहुत ही अच्छा, लेकिन दूध सीधा मत पिए बिल्कुल भी। घी थोड़ा रोटी पे लगा के खा लें, कोई दिक्कत नहीं है, और लस्सी थोड़ा ले सकते हैं, वो भी दोपहर से पहले, और दही अगर थोड़ा खाना है तो उसमें हमेशा शक्कर डाल के खाएं। लेकिन अगर 100% आप शरीर को शुद्ध करना चाहें तो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएं। उसके लिए जो मैंने बताया, तिल और नारियल का तेल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली रखी खाने में, हाँ वो भी सही है। वो यूज़ करेंगे। हाँ कई सालों से नहीं करना चाहिए, बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। एक महीने एक कर लिया, अगले महीने कुछ और कर लिया, इस तरीके से रिफाइंड। और दूसरा ये है कि जिस भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट खाने पीने का टेलीविज़न में आता है वो समझ लो जहरीला है। टेलीविज़न में जो भी आएगा वो प्रिजर्वेटिव वाला एडवर्टीजमेंट देंगे, उसमें बहुत सारा केमिकल डाल के प्रिजर्व करके, चाहे वो चॉकलेट है या आपका आटा पैकेट में आ रहा है, वो महीनों पड़ा रहता है कहीं पे, और उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो वो सारा खाना आपके लिए बेहद ख़तरनाक है, चाहे कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, ये सारी चीज़ों में ऐसे ऐसे जानवरों का खून और चर्बी भी इनमें मिलाई जाती है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप इनको अवॉइड करते हैं तो बहुत जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। इसके अलावा और क्या अवॉइड करना है? इसके अलावा अवॉइड करना है अननेसेसरी फाइट और ख़राब विचारें। जितने भी आपके ख़राब विचार आते हैं उनको आप कहीं पे डंप कर दीजिए। उसको करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको जो भी ख़राब विचार आते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें आपको आ रही हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन कर रहा है, किसी को गालियाँ देने का मन कर रहा है, तो सारी चीज़ें पेपर पे लिख के और आग के हवाले कर दीजिए। जब आप हफ्ते 10 दिन ये करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके मन इतना हल्का हो गया है कि हद नहीं है। कई बार होता है ना, किसी के प्रति आप गुस्सा पाल के छोड़ जाते हैं, तो वो आपको ख़त्म कर लेना है। तो आपका मन, शरीर, बुद्धि जब अलाइंड है प्रकृति के साथ में तो कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। और मेरा तो टारगेट है 125 साल जीने का। मैं हुंजा वैली जाने का प्लानिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो, या जापान में जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ में, उनके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ दिया है, उनके हिसाब से खाना पीना अपना अरेंज कर रहा हूँ। अभी पूरी तरह नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। तो बाकी अगर कोई सवाल हो तो हम बातचीत कर सकते हैं। जो खाना कड़ा बताओ।